संस्थानों के सभी विद्यार्थी गुड आफ्टरनून। सामाजिक विज्ञान की क्लास में हम लोगों ने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के एनसीईआरटी प्रश्नावली को नोट कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे इस पाठ से संबंधित जिनका वर्णन अभी बाकी था। तो उनमें नंबर 1 में क्रांति, 2 नंबर में क्रांतिकारी, तख्ता पलट, मैसनी, पूंजीवादी, अक्टूबर की क्रांति, बोल्शेविक दल और मेंशेविक दल, इनके बारे में हमको आज समझना। ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझेंगे तो ये शब्द आते हैं, लेकिन हमें इनके अर्थ को हमें पता नहीं होता है, इसलिए इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले नंबर में है क्रांति। क्रांति एक ऐसी विचारधारा है जिस कारण से लोग प्रभावित होकर के किसी सरकार या प्रजातंत्र या शासन के विरुद्ध ऐसा विद्रोह करते हैं जिससे उसकी शासन व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आ जाता है, तो उससे क्रांति की संज्ञा दी जाती है। क्रांतिकारी इस प्रकार की व्यवस्था को जो परिवर्तन करने वाला होता है या इच्छा रखने वाला होता है, जो शासन प्रशासन के विरुद्ध संघर्ष करता है, वह क्रांतिकारी कहलाता है। तीसरा है तख्ता पलट। हम लोग न्यूज में अधिकतर सुनते होंगे कि पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हुआ जिसमें सैनिक शक्ति काबिज हो गई, या दूसरे देशों में भी हम लोग सुनते हैं कि वहाँ पर सरकार बदल गई है और वहाँ पर तख्ता पलट हो गया, किसी दूसरे व्यक्ति का वहाँ पर शासन स्थापित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र की शासन सत्ता पर शक्ति के बल पर अपना कब्जा कर लेता है, उसे तख्ता पलट कहा जाता है। चौथा नंबर है मैजनी या मैक्सनी। मैजनी इटली के उद्धारक के तौर पर माने जाते हैं। इनका जन्म 1805 ईस्वी में इटली में हुआ था। ये बचपन से ही क्रांतिकारी और राष्ट्र प्रेम भावना से ओतप्रोत थे, और जब इटली का प्रारंभिक दौर था, जब इटली एक राष्ट्र नहीं था लेकिन उसका एकीकरण बाकी था, तो उस समय जो एक संस्था थी, उस संस्था के ये सदस्य के तौर पर अपना काम कर रहे थे। 1832 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली या यंग यूरोप, दो संस्थाएं थी, एक यंग इटली एक यंग यूरोप जैसी संस्थाओं के माध्यम से इटलीकरण की एकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की, और उसमें वो सफल भी हुए। इटली के एकीकरण में इन्होंने अनेक निर्णायक भूमिकाओं का निर्वहन भी किया और संपूर्ण जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने गैरिबाल्डी के साथ मिलकर इटली की एकीकरण की तमाम बाधाओं को दूर करते हुए 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण किया था, और 1872 ईस्वी में इंग्लैंड जाते समय इनके मार्ग में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वहीं पर वो काल कवलित हो जाते हैं, जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह इतने लोकप्रिय और जनवादी नेता थे कि इनकी अंतिम यात्रा के दौरान भी 80,000 लोग इनके साथ, यानी शव यात्रा में 80,000 लोग इनके साथ चल रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितने यूरोप के महान नेता। पांचवा नंबर है पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब ही होता है, पूंजी का मतलब होता है धन,
वह देश या ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जो निजी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की स्थापना के द्वारा अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की प्रेरणा प्रदान करती है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जहां समाजवाद का कोई नाम नहीं होता है, केवल निजी स्वार्थ निहित होता है, ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था के नाम पर जाना जाता है। फिर है अक्टूबर की क्रांति। हम लोगों ने रूस की क्रांति को पढ़ा, उसमें अक्टूबर की क्रांति का नाम अपने आप आ ही जाता है। देखिए, अक्टूबर की जो रूस में क्रांति हुई थी वो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई, परंतु जो हम लोगों का जो कैलेंडर था उस आधार से 7 नवंबर 1917 के हिसाब से हुआ था, परंतु जो प्राचीन रूसी कैलेंडर था वो थोड़ा पीछे था और रूसी कैलेंडर के अनुसार उस समय उसकी डेट 25 अक्टूबर 1917 यानी 25 अक्टूबर 1917। तो निश्चित है कि 7, 5, 12 दिन का अंतर आ गया, तो 12 दिन प्राचीन जो कैलेंडर था वो पीछे था। तो जिस कारण से यह अक्टूबर की क्रांति जो थी 7 नवंबर को घटित हुई थी, इसीलिए उसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। उस समय यहाँ पर जो लेनिन के विरोध में जो सत्ता स्थापित थी वह कमजोर हो गई थी, जिस पर लेनिन का आधिपत्य स्थापित हो गया था और यह क्रांति साम्यवादी क्रांति के नाम पर जानी जाती है। यहाँ पर पहले मेंशेविक सरकार, केरेंस्की की सरकार स्थापित थी, जिस कारण से बाद में जब क्रांति का परिणाम आया तो उसमें लेनिन सत्ता पर काबिज हो गए, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि रूसी जो क्रांति है 1917 की 2 चरणों में हुई है, एक अक्टूबर की क्रांति और एक फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति भी इसी प्रकार से घटित हुई थी, वो मार्च को घटित हुई थी, लेकिन उस समय प्राचीन रूसी कैलेंडर में फरवरी का माह चल रहा था, इसलिए उस समय भी उसे फरवरी की क्रांति का नाम दिया गया। 7वां नंबर है बोल्शेविक। क्या है? बोल्शेविक। बोल्शेविक रूस के औद्योगिक श्रमिकों का एक राजनीतिक दल था, जिसका नेता कौन था? लेनिन था। यानी बोल्शेविक दल का जो नेतृत्व करता था, मुख्य निर्माता था, वो लेनिन था और अधिकांश जो जनसंख्या थी श्रमिकों की इसी दल के साथ थी। लगभग 60 से 70% की जो जनसंख्या जो श्रमिकों की थी वो लेनिन के साथ जुड़ी हुई थी और वह श्रमिकों के संघर्ष के लिए लड़ाई भी लड़ता था, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करता था, जिस कारण से श्रमिकों ने इसे अपना नेता मान लिया था और लेनिन जनतांत्रिक अधिकारों को जानने और उसे लागू कराने के लिए संघर्ष करता था, जिस कारण से उसने 1917 की क्रांति में केरेंस्की को पराजित करके रूस में बोल्शेविक दल का गठन किया और वहां पर श्रमिकों की एक मजदूर दल की सरकार स्थापित हुई, जिसने साम्यवादी विचारों को आगे बढ़ाया। मेंशेविक दल एक उदारवादी दल था, जिसमें श्रमिकों का बहुत कम भाग इस दल के साथ जुड़ा हुआ था। इस दल का मुख्य राजनेता केरेंस्की था
वह देश को शांतिपूर्ण ढंग से एक धीरे धीरे परिवर्तन करके शांति की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत था। लेकिन कुछ अल्पसंख्यक गुटों, अल्पसंख्यक मतलब जिन क्षेत्रों में या जिस देश में भाषा के आधार पर कुछ अल्पसंख्यक होते हैं या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं, उन्हें साथ ले जाने वाला कहा जाता है। इस दल में फ्रांस, क्योंकि यह यूरोपीय देश जैसे जर्मनी है, फ्रांस से प्रेरित दल था और वहां पर यूरोपीय सभ्यता थोपी जा रही थी, जिस कारण से रूस में जो जिसका बहुमत था यानी बहुसंख्यकों का, उसके लिए वह उचित नहीं था, जिस कारण से मेनसेविक दल रूसी क्रांति के दौरान पराजित हो जाते हैं और रूस में बोल्शेविक सरकार स्थापित हो जाती है। तो ये राजनीतिक दल हैं, बोल्शेविक और मेनसेविक। बोल्शेविक दल का जो नेता है वो लेनिन था और मेनसेविक दल का जो मुख्य नेतृत्व करता था वो केरेंस्की था। तो ये जो 8 पॉइंट हैं, इन 8 पॉइंटों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और उनको याद करेंगे, ठीक है ना।